हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 50 क्वेश्चन का डिस्कशन लाया हूं, जो कि यह मंडे टू सैटरडे चलता है। सप्ताह में यह एक दिन रविवार को बंद रहता है और बीच में 3 दिन वीडियो नहीं आया था। आज से फिर कंटिन्यू वीडियो आने लगेंगे। जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी स्टूडेंट को इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिले। अभी तक मैंने 50 क्वेश्चन का जब से डिस्कशन स्टार्ट किया है उसमें 6 सेट डाल दिए हैं। जो भी स्टूडेंट पीछे के वीडियो नहीं देखें वो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसमें जो 50 क्वेश्चन रहते हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है। कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में ज़रूर यह क्वेश्चन टकराने की 100% संभावना रहती है। जो भी स्टूडेंट यूपी पेट का एग्ज़ाम दिए हैं उनको इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला होगा। और इससे पहले मैंने 140 वीडियो अपलोड किया है 40 क्वेश्चन का, वो भी सीरीज अगर कोई भी देखा होगा तो यूपी पेट में अच्छा तरीका से जीके का क्वेश्चन और साइंस का सॉल्व करके आया होगा। इसका अगर पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, उसे आप ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे सारे पीडीएफ को डाल दिया जाता है। और शाम को ग्रुप डिस्कशन जो 6:30 बजे लाइव चलता है वो भी आपको आज से ग्रुप डिस्कशन भी स्टार्ट हो जाएगा, उसमें भी आप पार्टिसिपेट हो जाएंगे। और जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपको टेलीग्राम में ही दिया जाएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? क्वेश्चन को कभी भी अच्छे से पढ़ना है। इस सेट में जो 50 क्वेश्चन रहते हैं उसमें 10 क्वेश्चन आपसे नहीं ही पूछा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन मोनोसैकेराइड नहीं है? तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। तो इसमें सुक्रोज जो है यह मोनोसैकेराइड नहीं है और बाकी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और लैक्टोज यह मोनोसैकेराइड है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? विष्णुपद मंदिर बना है तो वेसर शैली की, नागर शैली की, द्रविड़ शैली की और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह है आपको नागर शैली के। जो बिहार के गया में जो विष्णुपद मंदिर बना है वह नागर शैली का होता है। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का, उत्तर भारत में नागर शैली का और दोनों के मिश्रित से जो मंदिर बनता है वह बेसर शैली का होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ऐहोल प्रस्तुति अभिलेख के रचयिता कौन थे? ऐहोल प्रस्तुति के अभिलेख के रचयिता कौन थे? तो दांडी, हरिसेन, भारवी और रवि कीर्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि रवि कीर्ति थे ऐहोल प्रस्तुति अभिलेख के रचयिता। 10 कुमार चरित्र के लेखक आपको दांडी थे। किरातु जेनियम के लेखक भारवी थे। क्वेश्चन नंबर 4, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? सतलज और काली यह 4 हिमालय को बांटा गया है। उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सतलज और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय है? तो असम हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय और कुमाई हिमालय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कुमाई हिमालय। क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई एश। तो द्वितीयक प्रदूषक पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि स्मॉग है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र आपको CO2 होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र CO होता है। क्वेश्चन नंबर 6, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निवारण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? बंधुआ मजदूरी अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 24। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 21 की बात करें तो इसमें प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता की बात कही गई है और अनुच्छेद 19 की बात करें तो इसमें प्रेस की स्वतंत्रता की बात है और अनुच्छेद 24 में है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाने में जोखिम भरी काम नहीं करने दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? विद्युत धारिता का फैराडे, कूलम,
वोल्ट और एम्पियर। तब विद्युत धारिता का मात्रक आपको फराडे है, आवेश का मात्रक कूलम्ब है और विभवांतर का मात्रक वोल्ट है और विद्युत धारा का मात्रक आपको एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 8, यूरेनियम रेडियोधार्मिक विघटन का अंतिम उत्पाद है। यूरेनियम जो है रेडियोधार्मिक विघटन का अंतिम उत्पाद है। सीसा, रेडियम, थोरियम और प्लूटोनियम। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि सीसा। सीसा का संकेत आपको Pb होता है और इसका एटॉमिक नंबर आपको 82 होता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1987 में, 1973 में, 1992 में और 1995 में। तब भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत आपको 1973 में सबसे पहले किया गया था। 1992 की बात करें तो 1992 में सेबी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और सेबी की स्थापना आपको 1988 में हुआ था। 1975 में आरबीआई की आरआरबी यानी कि ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था और एनटीपीसी की स्थापना भी 1975 में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो बक्सर का युद्ध आपको 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव। इसमें पूछा गया कौन सा सही है। वांडीवास का युद्ध आपको 1760 में हुआ था जिसमें फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। जलियांवाला का युद्ध आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड 1913 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और खेड़ा का युद्ध आपको शंकर खेड़ा का युद्ध 1124 में हुआ था निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसमें पूछा गया है कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित आपको ऑप्शन बी है यानी कि वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और मराठा, अंग्रेज और निजाम, अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज और पुर्तगाली। तो पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुआ था? तो आपको अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन का सिद्धांत की व्याख्या की गई इस पुस्तक का लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल, रमेश चंद्र दत्त और बेमोश चंद्र बनर्जी। द इकोनॉमी ऑफ हिस्ट्री, तो इसका है आपको रमेश चंद्र दत्त। और दादा भाई नौरोजी की बात करें, पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल का लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। बेमोश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे जो कि 1885 में, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी यानी कि बेमोश चंद्र बनर्जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13, दूध निम्नलिखित में से किस कारण उदाहरण है? दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यह आपको क्वेश्चन यूपी पेट में पूछा गया था। विलयन का, फेन का, वायु विलयक का और पायस का। तो दूध आपको हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पायस का। क्वेश्चन नंबर 14, सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? सुपीरियर जो झील है वह किन दो देशों के बीच है? तो अमेरिका एवं मैक्सिको, अमेरिका एवं क्यूबा, अमेरिका एवं कनाडा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सुपीरियर झील आपको अमेरिका और कनाडा के देश के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? आरबीआई, नीति आयोग, NSSO और वित्त सचिव। तो जीडीपी की आंकड़ा आपको जारी करता है NSSO के द्वारा किया जाता है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था जिसकी वर्तमान में गवर्नर जनरल आपको शक्तिकांत दास हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 का हुआ था जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और वर्तमान में उपाध्यक्ष आपको सुमन बैरी है। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है जो कि भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री है और यह दूसरी बार भारत के वित्त मंत्री भी बनी है और सबसे ज़्यादा वित्त मंत्री में भाषण देने वाली भी निर्मला सीतारमण है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। तो चना,
मटर, सेम और धान। तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको धान, यानी कि मटर, चना, सेम है और धान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, TRYACM योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शहरी विकास से, औद्योगिक विकास से, ग्रामीण विकास से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो TRYACM योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यह पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ग्रामीण विकास से। इस सेट को अगर डेली जो भी स्टूडेंट एक रूटीन की तरह फॉलो करते होंगे तो उनका जीके जीएस काफ़ी अच्छा हो गया होगा। और सेट मारने का सबसे अच्छा तरीका यही माना जाता है कि उसका डिस्कशन आप अच्छे से करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो इसमें आपको देश का नाम याद रखना है और इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है। तो एस्टोनिया, बेलारूस, लातविया और लिथुआनिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा बाल्टिक देश नहीं है? तो आपको बेलारूस नहीं है, लेकिन एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया है। क्वेश्चन नंबर 19, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? माइकल मधुसूदन दत्त, चार्ल्स विल्किंसन, हेनरी विवियन डेरोजियो और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आधुनिक भारत का राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं था? मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सुप्रू, बाबा साहेब अम्बेडकर और आगा खां। तो इसमें आपसे पूछा गया कि कौन नहीं था, तो आपको मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, तेज बहादुर सुप्रू थे, बाबा साहेब अम्बेडकर थे और आगा खां थे। तो गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो प्रथम आपको 1930 में हुआ था, द्वितीय 1931 में हुआ था और तीसरा आपको 1932 में हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था और तीनों गोलमेज सम्मेलन में महिला भाग लेने वाली आपको सरोजिनी नायडू है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? मैं सेट शुरू करने से ही पहले आपको बताया कि इस सेट में आपको 10 क्वेश्चन रहता है जिसमें नहीं पूछा जाता है और स्टूडेंट उसी में जल्दबाजी में गलती करके आते हैं, नहीं पढ़ेंगे और पहले ही आंसर आपको हाँ वाला दिया रहेगा, वो आपको टिक करके आ जाते हैं। तो शिक्षा, वन, परिवार नियोजन और पंचायती राज। तो पूछा गया है कि समवर्ती सूची में कौन सा नहीं है, तो आपको पंचायती राज नहीं है। पंचायती राज आपको राज्य सूची का विषय है। शिक्षा, वन, परिवार नियोजन ये सब समवर्ती सूची के विषय है। तो समवर्ती सूची में वर्तमान में आपको 52 विषय है और समवर्ती सूची आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और राज्य सूची में आपको 61 विषय है और संघ सूची में 100 विषय है। ये भी बात याद रखना है, कभी कभी मिलान करने का भी पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 22, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और अवतल लेंस। तो जल के भांति वो दिखता है उत्तल लेंस की तरह, लेकिन व्यवहार करता है आपको अवतल लेंस की तरह। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो एक तरफ विद्रोह दिया है और एक तरफ नेता दिया है। तो संथाल विद्रोह आपको सिंधु और कान्हू, यह बिल्कुल सही है। रामोसी विद्रोह आपको चितर सिंह, यह भी सही है। कोल विद्रोह बुधु भगत और ऑप्शन डी की बात करें तो पागलपंथी विद्रोह मजमून शाह और चिराग अली शाह। तो आपसे गलत पूछा जा रहा था, गलत आपको ऑप्शन डी ही होगा और बाकी तीनों आपको सही है। तो सिंधु और कान्हू वाला आपको बीपीएससी 67वीं का जो एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। यह आपको 1855 में और 56 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपको युद्ध याद होना चाहिए। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था और बेदरा का युद्ध कब हुआ था और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। ये सारा बात अगर आपको याद रहेगा तभी इसका आप आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले
वांडीवास, सबसे पहले आपको कर्नाटक का युद्ध हो जाएगा, उसके बाद वांडीवास का, उसके बाद बेदरा का, और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पूछेगा तो आपको 1967 से लेके 69 तक हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी? प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो गौतम बुद्ध के द्वारा 4 बौद्ध संगीति हुई थी और इसमें पूछा गया है कि अभिधम्म पिटक की रचना किस संगति में किया गया था। तो आपको तृतीय संगति जो पाटलिपुत्र में हुआ था, जो अशोक के शासनकाल में हुई थी, उसी में अभिधम्म पिटक की बात की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति आपको राजगीर में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, और दूसरा आपको वैशाली में हुआ था कालाशोक के शासनकाल में, और चतुर्थ आपको कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था, जिसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम सजाइए। तो इसमें आपको सबसे पहले याद होना चाहिए क्रिप्स मिशन जो हुआ था 1942 में मार्च में। भारत छोड़ो आंदोलन भी आपको 1942 में हुआ था, लेकिन यह अगस्त महीना में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव जो हुआ था आपको 1940 में हुआ था, और व्यक्तिगत सत्याग्रह भी आपको 1940 में हुआ था। तो इसमें आपको मंथ हर संभव याद होना चाहिए, तभी आप इसका सही आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद होगा व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद क्रिप्स मिशन, और सबसे अंत में भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? यानी कि विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? अमेजन, कांगो, लिम्पोपो और मिसिसिपी। तो विषुवत रेखा को आपको कांगो नदी 2 बार काटती है, और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 28, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन, ओजोन क्षरण, समुद्री सुरक्षा और जैव सुरक्षा। तो इसमें कार्टाजेना का किससे संबंध है, यह बात पूछा गया है। तो ऑप्शन डी यानी कि जैव सुरक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? जो चश्मा का लेंस होता है वह किस कांच से बनाया जाता है? फिलेंट कांच, पाइरेक्स कांच, क्रूक्स कांच, और ऑप्शन डी आपको मृदु कांच। तो चश्मे का लेंस आपको बनाया जाता है क्रूक्स कांच से। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो सबसे पहले महावीर का जन्म आपको 540 BC में कुंडलवन वैशाली में हुआ था। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा उनका संबंध नहीं है? तो उनका संबंध आपको लुम्बिनी से नहीं है। लुम्बिनी में जन्म गौतम बुद्ध को हुआ था, जो कि लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, और 400 वैशाली के संबंध आपको महावीर से है, चंपा का संबंध भी महावीर से, और पावापुरी का संबंध महावीर से है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर पूछा गया कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो नहीं को पहचानना है। चंदेल, खजुराहो, महोबा, सोलंकी, अहिंदवाड़ा, प्रतिहार, कन्नौज और कलचुरी अजमेर। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कलचुरी आपको अजमेर नहीं है, यही आपको गलत है। क्वेश्चन नंबर 32, मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है किस राज्य में स्थित है? बिहार में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में। मोढेरा का सूर्य मंदिर आपको ऑप्शन बी यानी कि गुजरात में है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश के इंदौर में है। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? अकबर के द्वारा जजिया कर समाप्त
1564 में किया गया था। यह सही है। दीने इलाही 1582 में किया था। तीर्थ यात्रा की समाप्ति 1563 में किया था, लेकिन मजहर की घोषणा जो आपको 1578 नहीं 1579 में किया था, यही गलत है। और अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1540 में हुआ था और इसका राज्याभिषेक आपको 13 वर्ष 7 महीना में हुआ था। अकबर ने पानीपत की लड़ाई 1556 में दूसरी लड़ाई लड़ा था और अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक था। क्वेश्चन नंबर 34, मनसबदारी व्यवस्था 2 आसपा और सी आसपा का प्रचलन किसने किया था? 2 आसपा और सी आसपा का प्रचलन किसने किया था? तो औरंगजेब, शाहजहां, अकबर और जहांगीर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि जहांगीर के द्वारा किया गया था 2 आसपा। औरंगजेब की बात करें तो इसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है और मुगल साम्राज्य में 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ था और हुमायूं का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। स्थापत्य कला का जनक आपको शाहजहां को जाना जाता है और हिंदी का स्वर्णकाल आपको अकबर को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1563 में, 1538 में, 1539 में और 1541 में। जो चौसा के युद्ध की बात करें तो यह 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता का सही क्रम में दर्शाता है? बंधनों के, तो एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। त्रिबंध, द्विबंध और एकल बंध, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि पहले एकल बंध, उसके बाद द्विबंध और सबसे बड़ा कहेगा तो आपको त्रिबंध। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस अंग में आवश्यक से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? मानव के शरीर में कौन से अंग में? तो हृदय में, फेफड़ा में, यकृत में और ऑप्शन डी की बात करें तो वृक्क में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि यकृत में सबसे ज़्यादा शर्करा और कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। हृदय मनुष्य का 72 बार 1 मिनट में धड़कता है और फेफड़ा रक्त को शुद्ध करता है और किडनी भी रक्त को छानता है। क्वेश्चन नंबर 38, किस योजना काल में 14 बैंकों की राष्ट्रीयकरण किया गया था? आपके एग्जाम जो यूपी पेट का हुआ था उसमें पूछा गया था कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो सबसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपको 1969 में किया गया था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना है, यह बात आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो उस समय आपको चौथी पंचवर्षीय योजना काल चल रही थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना काल में हुआ था और कब हुआ था, कितने बैंकों का हुआ था और कौन प्रधानमंत्री था, कौन राष्ट्रपति था। इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप अच्छे से याद करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 39, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है? जो वस्तु का उपयोग साथ साथ किया जाता है उसे कहा जाता है पूरक वस्तु, स्थापना पत्र वस्तुएं, संयुक्त वस्तुएं एवं जटिल वस्तुएं। तो उसे क्या कहा जाता है, यह बात आपसे पूछा जा रहा है। उसे पूरक वस्तुएं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? यह क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा प्रीलिम्स का एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया था और जो ईपी पेट का एग्जाम दिए हैं उनमें पूछा गया था कि भारत का मानक समय कितना डिग्री से गुजरता है और किस राज्य से गुजरता है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया था। तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया कि कहाँ से नहीं गुजरता है, तो हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरता है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से गुजरता है, बाकी राज्यों से नहीं गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको दर्रा है और दूसरे तरफ नाम है। तो चांगला दर्रा जो है आपको हिमाचल प्रदेश, सिप किला चांगला जो है आपको जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही है।
शिपकिला आपको हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। नाथुला सिक्किम, सही है। बॉमडिला जो है आपको उत्तराखंड नहीं अरुणाचल प्रदेश होगा, यही आपको गलत है और आपसे गलत ही पूछा जा रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक होती है, क्यों? पूछा गया कि भारत के पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल का पैदावार अधिक होता है, क्यों? तो ऑप्शन कह रहा है पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट से अधिक वर्षा होती है, पूर्वी तट पश्चिमी तट से अधिक संकीर्ण है, पूर्वी तट काली मिट्टी के लिए अधिकता है और पश्चिमी तट से चौड़ी तथा डेल्टा का क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी डेल्टा क्षेत्र में है। आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। केंद्र और राज्य के विधान संबंध किस भाग में उपबंध किया गया है? आपके एग्जाम जो ईपीपीएट के देने गए थे उसमें पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य का बात किस भाग में है, तो आपको भाग 4 के क में है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि केंद्र विधायी संबंधियाँ किस भाग में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 11 भाग में विधायी संज्ञा है। और भाग 10 की बात करें तो भाग 10 में अनुसूचित जनजाति की उपबंध है। और क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लाया जाता है। जो सदन, ऑप्शन ए कह रहा है, जो सदन आरोप लगाएगा उस सदन का 1/4, जो सदन आरोप लगाएगा उस सदन का 2/3, जो सदन आरोप लगाएगा उस सदन के 3/4 और ऑप्शन डी, जो सदन आरोप लगाएगा उस सदन के 2/3 आपके अधिक राज्यों का अनुसमर्थन होना चाहिए। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा, अगर जो सदन लगाएगा उसके 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना एकदम जरूरी है, तभी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा अनुच्छेद 61 के तहत। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किस परिस्थिति में संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दिया जाएगा? मतलब कौन ऐसा परिस्थिति आएगा कि संसद की सदस्यता को खत्म कर दिया जाएगा? यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की बैठक के अनुपस्थित रहता है, यदि उसे सदन के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है, और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी। तो संसद की सदस्यता जितने भी स्टेटमेंट दिया गया यह सभी तरीका से उसका समाप्त कर दिया जाता है, तो यह सभी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है यह बात पूछा है। भारत राष्ट्रपति को भारत के चीफ जस्टिस के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के संसद के द्वारा, और ऑप्शन डी की बात करें तो लोकसभा के द्वारा। तो सबसे पहले इसे संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, इसके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया चलाया जाता है। अगर वह महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत लाया जाता है और वह पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को हटना पड़ता है, संसद के द्वारा ही लाया जाता है। लोकसभा की बात करें तो अनुच्छेद 93 में लोकसभा है, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री है, अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 47, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन का प्रावधान किया गया है? आपके एग्जाम में निर्वाचन से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो अनुच्छेद 243 के आई, अनुच्छेद 243 के जे और अनुच्छेद 243 के के, और ऑप्शन डी की बात करें तो अनुच्छेद 243 के एच। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243 के में यह बात कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 48, किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधित आयोग का प्रावधान किया गया है? किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग आयोग का संशोधन किया गया है? 119वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन
ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सी दोनों एक ही लिखा गया है, मिस्टेक है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 102वां संविधान संशोधन के तहत पिछड़े वर्ग संबंधित आयोग का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? हिस्ट्री इन मूवमेंट ऑफ बिहार के लेखक कौन है? के दत्ता, डब्ल्यू हंटर, तारकनाथ दास, और ऑप्शन डी की बात करें तो रामनाथ पुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि के दत्ता। क्वेश्चन नंबर 50, आज के सेशन में जो 50 क्वेश्चन आते हैं वह 50 क्वेश्चन यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन की आपके सामने डिस्कशन। मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा हुआ है? जगदीश भगवती, रॉबर्ट माल्थस, जोसेफ स्ट्रिगल्स और अमर्त्य सेन। तो कौन सा जुड़ा हुआ है? तो आपको अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया गया था, और माल्थस का संबंध जो है आपको जनसंख्या से है। तो इस तरह 50 क्वेश्चन थे। आपके सामने मैं 50 क्वेश्चन का अच्छे तरीक़ा से डिस्कशन किया हूँ कि कहीं से भी आपको दिक्कत आने की संभावना नहीं रहेगी। तो इसमें कुछ आपको स्मरणीय तथ्य दिया जाता है, उस स्मरणीय तथ्य को आप अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। आइए देखते हैं। कह रहा है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? सेंड्रोकोटस कहा। तो किसने कहा? जस्टिन ने कहा था। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है उसमें चंद्रगुप्त को ब्रिसल शब्द से प्रयोग किया गया है। चाणक्य चंद्रगुप्त का क्या था? तो चाणक्य जो था चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। चाणक्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र पुस्तक राजनीतिक से संबंधित है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? तो 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा ही लिखी गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु में जैन धर्म की दीक्षा लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह जैन धर्म का अनुयायी था और इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी आपको बिंदुसार हुआ। इसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है और इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा जाता है। वायु पुराण में भद्रसार कहा जाता है। इसे जैन धर्म के सिंहसेन कहा गया। इसे जैन धर्म का सिंहसेन कहा गया। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। तो बिंदुसार को किसने 16 राज्यों का विजेता बनाया? तो बौद्ध विद्वान तारानाथ के द्वारा। बिंदुसार का उत्तराधिकारी आपको अशोक हुआ। अशोक 269 ईस्वी में मगध के राजगद्दी पर बैठा था। अपने राज्याभिषेक के समय वह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की या गुर्जरा में अशोक का नाम मिलता है। भाब्रू अभिलेख में अशोक को मगध का सम्राट बताया गया। किस अभिलेख में? तो आपको भाब्रू अभिलेख में। अशोक अपने राज्य अभिषेक के 10वें मंडल वर्ष बोधगया तथा 20वें मंडल लुम्बिनी में यात्रा किया था। तो 10वें मंडल में आपको बोधगया में और 20वें मंडल में आपको लुम्बिनी में किया था। ये भी बात अच्छे से याद रखेंगे। ये सब आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट करने वाला क्वेश्चन है। इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और इसकी राजधानी तोसली है। ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसने उपगुप्त से नामक बौद्ध भिक्षुक से बौद्ध धर्म की शिक्षा लिया था। किसने? अशोक। इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख, सबसे लंबा आपको सातवां और सबसे छोटा आपको रूमीदेई। ये दोनों बात अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया गया है, कई बार आगे भी पूछने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य का प्रांत संख्या कितनी थी? 5। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था अशोक, जिसने सामान्य में ब्राह्मणी, खरोष्टी और ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का प्रयोग किया था। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई थी। अशोक के पहले शिलालेख में पशु
बलि की निंदा की गई थी। वही छठे शिलालेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई थी। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्ष तक शासन किया है। तो इस तरह जो आपके सामने स्मरणीय तथ्य वो काफ़ी वीवीआई है, और काफ़ी वीवीआई को अच्छे से याद रखेंगे और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह मेरा डिस्कशन आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। वीडियो देखिए थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन इसमें हर फैक्ट को आपके सामने पेश कर दिया जाता है कि कहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहे। तो हर संभव प्रयास कीजिए कि अच्छा से डिस्कशन करें और अच्छे से एग्जाम में करके आएँ। तो नए लोग जो भी लोग चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाइएगा तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाता है, और टेलीग्राम में वीडियो का टेलीग्राम का लिंक वीडियो में भी दे दिया जाता है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। तो चलिए मैं इसी के साथ सेशन को समाप्त करता हूँ। मिलेंगे शाम को 6:30 बजे ग्रुप डिस्कशन लाइव में। तब तक के लिए धन्यवाद।